नमस्कार, मनोरंजन बुलेटिन में आपका स्वागत है। हाथरस ने नहीं, देश ने एक शख्सियत को खोया है। मैं आपका स्वागत है। आज का एक मैं खास कार्यक्रम लेकर आया हूं जिसमें हाथरस ने नहीं, देश ने अपनी एक शख्सियत को खो दिया है। यह बेटी दलित की नहीं, यह एक भारत की शख्सियत है। जैसा कि संपूर्ण देश में इस समय दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। दुष्कर्म इतने बढ़ गए हैं कि इन दिनों लगातार थानों में 10 मामलों में से 5 मामले दुष्कर्म के ही होते नजर आते हैं। यह एक हाथरस ही नहीं है, तो संपूर्ण देश भर में इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती है। लेकिन यूपी के हाथरस के बाद बलरामपुरा में भी एक ऐसी ही घटना देखने को मिल रही है। बलरामपुर में भी वही सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया है। लेकिन यह हाथरस की हत्या मैं इसे बिल्कुल समझी सोची और जानी पुरुष की हत्या का ही रूप दूंगा, क्योंकि उन्होंने इसमें हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ना और उसकी जुबान काटना, ताकि अपनी मां को बता नहीं सके और जाकर अपने परिजनों के पास भी नहीं मिल सके। यह भी एक हत्या की ही साजिश है। हालांकि चारों दरिंदे ऊंची जाति के हैं और ऊंची जाति के रहने के कारण उन्हें योगी सरकार कहीं ना कहीं शरण दे रही है। लेकिन योगी सरकार कहीं ना कहीं कानूनों को गोली मारने में अग्रणी दिखाई देती है। लेकिन इस समय क्यों नहीं, एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है, क्या विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है लेकिन दरिंदों का नहीं? तीसरा सवाल उठता है, योगी सरकार का फरमान कि चौराहों पर दुष्कर्मियों के लगाए जाएंगे निशान। मैं इन्हें निशान इसलिए कहूंगा कि पोस्टर एक निशान ही होता है। क्या अब इनके पोस्टर लगने से दुष्कर्म रुकेंगे या अपराध बढ़ेंगे? योगी सरकार ने जब से यह फरमान जारी किया है कि अब लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के भी पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएंगे, उसके बाद भी कहीं यह घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। योगी सरकार ने जैसे ही यह फरमान जारी किया, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में ही 2 घटनाएं बड़ी हो चुकी हैं, एक बलरामपुर और एक हाथरस। एक में 15 दिन बाद एक महिला ने दम तोड़ दिया, तो दूसरे में बलरामपुर में तुरंत ही 21 वर्षीय युवती ने दम तोड़ दिया। यह घटना देश भर में आम हो गई है। हालांकि राजस्थान भी इससे कहीं पीछे नहीं है। आज देश भर में देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार विरोध का एक नया तरीका अपना रही है। परिजनों से मिलना ही उनका एक बड़ा विरोध है। लेकिन कहीं ना कहीं इसे भी मैं राजनीतिक सियासत समझता हूं। यह राजनीतिक सियासत इसलिए है कि कल तक मुद्दा किसान थे, आज हाथरस की बेटी इनके लिए मुद्दा बन चुकी है। आखिरकार देश में इन्हें मुद्दा क्यों बनाया जाता है? हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तानाशाही इन दिनों सामने दिखाई दे रही है, चाहे विकास दुबे एनकाउंटर की हो या फिर हाथरस की बेटी की हो। हाथरस की बेटी का शव पुलिस से परिजनों ने मांगा, लेकिन पुलिस ने देना उचित नहीं समझा। खुद ही ने दाह संस्कार करना उसका उचित समझ लिया। इसके बाद एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया है। यह भी एक उत्तर प्रदेश पुलिस की दमनकारी नीति कहलाती है, क्योंकि यह दमनकारी नीति इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चाहती कि हमारा कहीं भी विरोध और प्रदर्शन हो। लेकिन कांग्रेस किस रिश्ते से विरोध और प्रदर्शन कर रही है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। 12 में भी 2 नाबालिगों के साथ आज कल ही घटना हुई है, जिसमें जयपुर से कोटा बार बार उन्हें लाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था। और ये एक पहली बार नहीं, नाबालिग की दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में सैकड़ों देखने को मिलती है। अगर बात करें राजस्थान की सरकार के कानून की, तो खुद अशोक गहलोत सरकार का कानून कहां है? उन्होंने तो आज तक महिला आयोग तक नहीं बनाया है। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को महिलाओं की ही फिक्र है, सोनिया गांधी महिलाओं की शुभ चिंतक है, तो फिर उन्हें राजस्थान की महिलाओं की चिंता क्यों नहीं? क्यों राजस्थान के लिए महिलाओं पर कानून नहीं लाया जाता है? क्यों आज तक महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है? महिला आयोग का गठन आज भी पेंडिंग पड़ा है। हर बार यही कहा जाता है कि राजनीतिक नियुक्ति अभी बाकी है। लेकिन क्या राजनीतिक नियुक्ति के चक्कर में, क्या राजनीतिक नियुक्ति के दाव पेच में राजस्थान की महिलाएं इसी प्रकार शोषण और षड्यंत्र का शिकार होती रहेंगी? क्या उत्तर प्रदेश में लगातार इसी प्रकार कानून को अपराधी दरकिनार करते नजर आएंगे? देश भर में एक इंसाफ के लिए महिला लगातार चक्कर काटती हैं, चाहे बात हो निर्भया दिल्ली की, या फिर बात हो आसाराम कांड के महिला की, या फिर बात हो हाथरस कांड की। क्या
यह देश की बेटी, क्या यह हाथरस की बेटी दलित थी? क्या यह देश की बेटी नहीं थी, या फिर एक शख्सियत नहीं थी? क्या यह युवती जिसके साथ ऐसी घटना हुई है, यह देश के कुछ करने लायक नहीं थी, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने नालायक समझा, जो अपनी घटना मां को नहीं बता सकी, अपने घर तक चलकर नहीं जा सकी, हॉस्पिटल ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी और पुलिस ने उनके माता पिता को, उनके परिजनों को उनके दाह संस्कार का भी हक नहीं लेने दिया। सबसे बड़ी बात यह है, अगर दरिंदों को उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं पनाह नहीं देता तो इतनी बातें सामने नहीं आती। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हाथरस जो कांड हुआ है, उसके बाद सरकार पर सवालिया निशान खड़े होने लगे। सरकार पर सवालिया निशान इस प्रकार खड़े हो रहे हैं कि पहले रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई ताकि यह अपने परिजनों तक नहीं पहुंच सके, फिर जबान काटी गई ताकि परिजनों को कुछ कह नहीं सके, पुलिस तक नहीं पहुंच सके, उसके बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया तो पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार का भी मौका परिजनों को नहीं दिया। क्यों? आखिरकार क्यों? क्या यह भी विकास दुबे से जुड़ा कांड है, या फिर इसमें भी कोई और सियासत है? मैं इसमें कुछ डाटा आपके सामने पेश करूंगा, आप देखते रहें। हाथरस गैंगरेप कांड में पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक बड़ा खुलासा आया है, जिसमें बार बार गला दबाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड में पीड़िता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत गले की हड्डी टूटने से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि बार बार गला दबाने से रीढ़ की हड्डी टूटी थी। पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान भी मिले हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासा होता है कि पीड़िता के साथ किस किस तरह की दरिंदगी की गई है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार इसे रेप की बात नहीं कही, लेकिन अभी तक भी इसे रेप स्वीकार नहीं किया गया है। गला दबाने से सर्वाइकल स्पाइन टूट गई थी, सर्वाइकल स्पाइन टूटने से उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश लगातार इसे रेप का मामला नहीं मानने को तैयार है। मौत का मुख्य कारण बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक बिसरा रिपोर्ट नहीं आई है। सफदरगंज अस्पताल द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया है कि पीड़िता की मौत का मुख्य कारण बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। हालांकि रिपोर्ट में गले में चोट के निशान का जिक्र किया गया है। इस दौरान पीड़िता की ओर से कई बार बचाव का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी। पुलिस के द्वारा अंतिम संस्कार भी जबरन कर दिया गया है। गौरतलब है कि 14 सितंबर को हाथरस के एक गांव में दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। दिल्ली से इसके इलाज के लिए किया गया था, जहां सफदरगंज अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। मौत के बाद युवती के शव को हाथरस लाया गया है। लेकिन बात यह है कि लगातार सरकार को घेरते नजर आए। अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर इस घटना को निंदनीय बताया है, लेकिन अशोक गहलोत का अभी तक प्रदेश की घटनाओं को निंदनीय बताने का कोई ट्वीट नहीं आया है। क्या प्रदेश की घटनाएं हैं वह निंदनीय नहीं है? उत्तर प्रदेश की घटनाएं निंदनीय हैं? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में जो घटना होती है उस घटना को अशोक गहलोत निंदनीय घटना समझते हैं, लेकिन राजस्थान में जो घटना होती है उन पर अशोक गहलोत का कोई पलटवार नहीं आता है। उन पर लगातार बीजेपी सरकार ही उनको घेरती नजर आती है। इतना ही नहीं, जब प्रदेश में दुष्कर्म बढ़ते हैं तब कांग्रेस चुप क्यों रहती है? हालांकि अलवर में जब गैंगरेप हुआ था उस समय राहुल गांधी ने इसकी निंदा जरूर की थी, लेकिन निंदा करके ही चुप रह गए, क्योंकि राजस्थान में इन्हीं की सरकार थी। आसाराम जब कांड हुआ था उस समय भी अशोक गहलोत को यह घटना निंदनीय नहीं लगी। अशोक गहलोत ने सिर्फ यही कहा था कि हम इस पर जांच करेंगे, और आज तक दोषी आसाराम केवल जेल में हैं। उन्हें भी कोई ऐसा कानून की सजा नहीं मिली है। इतना ही नहीं, राजस्थान में पोस्को एक्ट तक लगा दिए गए हैं। पोस्को एक्ट लगाने के बाद में 2018 में पोस्को कोर्ट भी बना दिए गए। पोस्को कोर्ट हर विधानसभा स्तर पर बना दिए गए हैं, लेकिन इनमें से केवल 5 व्यक्तियों को ही 2 वर्ष में फांसी हुई है, जबकि हजारों मुकदमे नाबालिगों के राजस्थान में भी दर्ज हो चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं के मामले में विफल नजर आ रही है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही।